नमस्कार। वनडे मैटर में आपका स्वागत है। आज गुड फ्राइडे है, रविवार को ईस्टर होना है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां क्रिश्चियंस की आबादी अच्छी खासी है और वहां चुनाव हो रहा है। 6 अप्रैल को मतदान है, 2 मई को नतीजे आने हैं। यहां कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की परीक्षा हो रही है, क्योंकि वाम मोर्चा की सरकार वहां कांग्रेस को हटाकर बनी है और कांग्रेस पूरी ताकत से चाह रही है कि वह अपने स्थापित राज्य में फिर से सत्ता में लौट आए। वाम मोर्चा और कांग्रेस नीति मोर्चा, जिसको संयुक्त मोर्चा कहा जाता है, यही परस्पर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी रहे हैं केरल में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी नए अंदाज में वहां उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने केरल का जो अल्पसंख्यक गठजोड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियन की आबादी वहाँ 48% से ज़्यादा है, उसमें दरार पैदा करने की फिराक में है। क्रिश्चियंस को काफ़ी हद तक ऑबलाइज करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने 2 चर्चों के बीच के 400 साल पुराने विवाद को लगभग सुलझाने में व्यापक मदद की है। और ऐसा माना जा रहा है कि पारंपरिक तौर पे जो चर्च भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी हुआ करते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को राह देने के मिजाज में हैं। और यही वो बात है जिसे लेकर के प्रदेश के सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और प्रतिस्पर्धी कांग्रेस समान रूप से चिंतित है। प्रदेश के प्रमुख छत्रप यही 2 प्रमुख मोर्चों में गोलबंद हैं। एक मोर्चा सत्तारूढ़ वाम मोर्चा यानी एलडीएफ और दूसरा प्रतिपक्षी संयुक्त मोर्चा यानी यूडीएफ है। दोनों लोकतांत्रिक मोर्चों में से किसी एक को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा है। अमूमन 5 साल में यहाँ लोग सरकार बदल दिया करते हैं। केरल के लोगों ने पिछली बार 140 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की ओमान चंडी सरकार को हटाकर वाम मोर्चा की जो टीम थी, अलायंस थी, उसको 77 सीट दे करके सरकार बनाने का मौका दिया था। और अगर वाम मोर्चा इस बार फिर दोबारा जीतती है या अपनी सरकार को दोबारा जीतने में सफल होती है, तो यह दुनिया जहां से उखड़ चुके वाम पंथ के लिए भौचक करने वाली बात होगी। कांग्रेस वाली संयुक्त मोर्चा है बाजी पलटने के लिए पूरी जद्दोजहद में है। केरल अपने समुद्री तट के लिए जाना जाता है। वहाँ के जो मछुआरे वोटर हैं वो हमेशा से निर्णायक रहते हैं। इस बार ये कांग्रेस अपनी झोली में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने गहरे समुद्र में तैर करके वहाँ के लोगों के बीच अपनी फिटनेस टेस्ट को जता करके ये बता दिया है कि वो अभी भी केरल के हित की परीक्षा के लेने हैं और केरल के हित की बात कर रहे हैं। इस बीच जो सबसे बड़ी बात हुई है वहाँ पर कि जो मुख्यमंत्री हैं विजयन, उन पर एक आरोप लगा है कि वो पूरा समुद्री तट अमेरिकन कंपनी के हिस्से में देना चाह रहे थे और मछुआरों को काफ़ी उससे रोष है उस बात को लेकर के। उनके बीच एमओयू भी हो गया था कि वहाँ जो मत्स्य के आंदोलन को हाई ग्रेड पर ले जाने के लिए, उनके आजीविका को, मत्स्य के जो मछलियाँ हैं, मछली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक एमयू किया गया था अमेरिकन कंपनी से। और ये इतना ज़्यादा चुनाव के मद्देनजर वहाँ दबाव बढ़ा कि वो आरोप लगा मुख्यमंत्री कार्यालय पर कि वो अमेरिकन कंपनी के हाथों बिक रहे हैं। ये बड़ी रोचक बात है कि वामपंथी सरकार पे ये आरोप कांग्रेस चस्पा कर रही है या बाकी लोग चस्पा कर रहे हैं कि वो अमेरिका के हाथों बिक रही है। और उस दबाव में वो जो एमओयू था, करार था, वो कैंसिल करना पड़ा फरवरी में चुनाव से पहले। ये एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यालय पर गोल्ड चेन स्कैम का एक मसला है, उस पर सीधा आरोप लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के दायरे में मुख्यमंत्री का कार्यालय आया हुआ है। ये इस भ्रष्टाचार के आरोप से वाम मोर्चा खुद को कैसे बचा लेती है और दोबारा सत्ता में खुद को लाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो कोशिश कर रही है, उसमें कैसे सफल होती है, ये देखना रोचक होगा। और इन सब के बीच जो एक और गहरी चुनौती के तौर पर वहाँ मसला पैदा हुआ है, वो ये हुआ है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अंदरूनी तौर पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने पैनेपन के साथ जो एक पारंपरिक गठजोड़ है अल्पसंख्यकों का, वहाँ तकरीबन 48% आबादी वहाँ
अल्पसंख्यकों की है। अल्पसंख्यक जब कहते हैं तो मुस्लिम और ईसाई दोनों साथ मिलकर के एक पैटर्न में मतदान करते हैं और इनकी आबादी तकरीबन 48% है। और बड़ा चंक 27% कहते हैं कि उसमें मुस्लिम आबादी है। उसके अलावा क्रिश्चियंस की आबादी तकरीबन 22% है। तो वो जो आबादी है उस आबादी की स्थिति क्रिश्चियंस की आबादी को अपनी तरफ लाने के लिए पहली बार भाजपा ने बड़ा गंभीर यत्न किया है। वहाँ के चर्च से एक 400 साल पुराना विवाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक इसे हल नहीं कर पाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने उसमें हस्तक्षेप करके चर्च को खुश किया है, वो विवाद सुलझाया है। उसमें कुछ कब्रिस्तान का विवाद था, अन्य विवाद था। तो ये एक पारंपरिक वहाँ चर्च का जो प्रभुत्व है केरल के समाज में, उसको अपने हक में माइल्ड करने की कोशिश की है। कई जगह कह रहे हैं कि चर्च खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। तो ये मदद अपने आप में दिखाता है कि पहली बार भाजपा उस पॉकेट में जाने में सफल हुई है जिस पॉकेट में उसको लगातार विरोध मिलता था। भारतीय जनता पार्टी तो ना कहें, वहाँ कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना काम है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वामपंथी संगठनों में पुराना बैर है। गुरु गोविंद के ज़माने में इनकी काफ़ी हिंसक लड़ाई होती थी और तब से अनवरत जारी है। केरल में तकरीबन 4000 आरएसएस की शाखाएं चलती हैं और इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। पिछली विधानसभा में जरूर उसने एक सीट अपनी हासिल की थी, लेकिन परफॉर्मेंस उसका सुधरा था। 2014 में जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो केरल में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ सुधर रहा है। पिछली विधानसभा में यानी 2016 के चुनाव में भाजपा को 15% मत मिले थे, जो 2011 की तुलना में 100% से ज़्यादा मत थे। तो ये इस बार की पेशबंदी ज़्यादा घातक दिख रही है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन और जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं रमेश चन्नीथल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी बड़े फूक के कदम उठा रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपस में लड़े, लेकिन इसमें बीजेपी के लिए कितना रास्ता, आपस की लड़ाई उनकी बीजेपी के लिए बड़ा रास्ता तो नहीं बना रहा है। हालांकि कांग्रेस ने ये आरोप लगा रखा है वाम मोर्चा पर कि उसकी मिलीभगत से वो चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री विजयन जानबूझ के चाह रहे हैं कि कांग्रेस को डैमेज करने के लिए भाजपा के हक में कुछ सीटें दिलवाई जाए। और कांग्रेस पार्टी का ही ऐसा कहना है कि 7 से 8 सीटें केरल की विधानसभा में इस बार के चुनाव में वाम मोर्चा जानबूझ कर डलवाना चाह रही है ताकि ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो। कांग्रेस की हालत वहाँ इसलिए भी थोड़ी पतली है कि बड़ा विवाद हो गया चुनाव के टिकट के बंटवारे से पहले। पीसी चाको जो विश्वस्त माने जाते थे राहुल गांधी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष टिकट कटने के बाद कांग्रेस छोड़ दी हैं। तो एक ज़मीनी स्तर पे एक विरोध है कांग्रेस के अंदर, जबकि ये विरोध सत्तारूढ़ वाम मोर्चा के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। उसने कई मंत्रियों को ऐन मौके पर चुनाव में टिकट नहीं दिया, लेकिन ये अनुशासन पार्टी का एक तरीका होता है, उसमें उस ढंग से वो विरोध मुखर नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि दो की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रास्ता बना रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बीच में प्रधानमंत्री ने वो एक नया मामला छेड़ रखा है जिसमें कहा है कि केरल में जो जीसस के साथ धोखा हुआ है, जिस ढंग से धोखा हुआ था उसी ढंग से धोखा यहाँ पर केरल में सोने की वजह से मुख्यमंत्री ने समाज से किया है। और इस धोखे को याद करते हुए प्रियंका गांधी कहती है कि केरल की जनसभा भाजपा को कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को जीसस के साथ धोखे की याद रही, लेकिन वो झांसी के केरल के नंस के साथ हुए अपमान को नहीं बता पा रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि नंस के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसे लेकर के जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं और उसे गिरफ्तार करके ऐन चुनाव से पहले केरल समाज को ये बताने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में वो क्रिश्चियंस की भी हित चिंतक है। और इस चिंतन के पीछे जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल सकती है वो ये देखने को मिल सकती है कि इस बार के चुनाव में सत्ता पलटता है या नहीं, सत्ता पलटता है तो कांग्रेस फिर से वापस आती है या नहीं,
और कांग्रेस आती है। इस दरमियान कांग्रेस और वाम मोर्चा की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से को, अपने ग्राफ को कितना बढ़ा ले जाती है। इस लिहाज से केरल का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए 2 मई का तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि 6 अप्रैल से पहले अगले 2 दिन और किस ढंग के कर्तव्य पॉलिटिकल पार्टी अपने आप अपने दिखाते हैं, करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।